नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने समुदाय क्या होता है उसे देखा था। आज हम देखेंगे समिति। मनुष्य जब सामाजिक प्राणी है तो वह बहुत सारी समुदाय या हम ये कहें समिति, संस्था आदि का सदस्य होता है। उसके जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे इनमें से किसी एक या अनेक समितियों का सदस्य भी बनना होता है। समुदाय में व्यक्ति अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कई तरीके भी अपना सकता है। अपने कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ सहयोग करके किसी संगठन की स्थापना करके कार्य करना ही समिति को जन्म देना है। अगर इस प्रकार हम समझें कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जा सकता है। बहुत सरल शब्दों में हम यह कहें कि जब अपनी आवश्यकता और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके साथ मिलकर एक संगठन बनाते हैं, तो वही वास्तव में समिति के नाम से जानी जाती है। हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। मैकावर और पेज के अनुसार समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। इसका मतलब समिति में व्यक्तियों का एक समूह होता है और वह समूह आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, संगठित होते हैं, क्योंकि उन विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता या उद्देश्य एक समान होते हैं, इसलिए वह आपस में संगठित होते हैं। फेयर चाइल्ड के अनुसार समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। फेयर चाइल्ड ने इसकी कुछ अन्य विशेषता की और हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वे कह रहे हैं कि एक संगठनात्मक समूह तो है ही और उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी बना है, लेकिन इसका अपना स्वयं का नियम होते हैं, स्वयं के कार्यकर्ता होते हैं, इसका अपना एक ढांचा पृथक होता है। आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आगबर्न निमकॉफ भी वही बात स्पष्ट कर रहे हैं जो अभी हमने देखी ऊपर मैकावर और पेज और फेयर चाइल्ड के अनुसार देखी कि जब कुछ एक से स्वार्थ होते हैं तो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ संगठित होते हैं और उन एक से समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वे एक संगठन की स्थापना करते हैं। उसे समिति के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में अगर हम कहें कि समिति को मनुष्यों के विचारपूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। अब हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। उनमें सबसे पहली है व्यक्तियों का समूह। हमने इसके अर्थ को पढ़ते हुए ही देखा कि ये व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति जब मिलकर एक संगठन बना रहे हैं तो वह समिति कहला रही है। तो उस प्रकार व्यक्ति क्या है? मूर्त प्राणी है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। अतः समिति क्या हुआ? एक मूर्त संगठन भी कहलाता है। दूसरा है इसका निश्चित उद्देश्य। समिति के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं। किसी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता है। मतलब हर समिति किसी न किसी प्रकार के उद्देश्य को लेकर बनती है। बिना किसी उद्देश्य के समिति का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है विचारपूर्वक स्थापना। समिति एक विचारपूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है
जब कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने किसी उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो वे एक संगठन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समिति को हम यह नहीं कह सकते कि यह स्वतः विकसित हो गई, धीरे धीरे विकसित हो गई, बल्कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ संगठित होते हैं तो वह सोच विचार कर इस समिति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, एक निश्चित संगठन। प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है। संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकती। इसका मतलब कि जब उनमें एक कार्यकारिणी होगी, उनमें निश्चित होगा कि ये कार्य इस व्यक्ति को करना होगा या इस परिस्थिति के द्वारा किया जाएगा, तो इस तरह से उनमें एक स्पष्ट विभाजन और संगठन पाया जाता है। किसी भी हम भीड़ को देखें तो वह समिति के रूप में नहीं होती है। नियमों पर आधारित प्रत्येक समिति जब संगठित हो रही है, विचारपूर्वक बनाई जा रही है, उसकी अपनी एक कार्यकारिणी है, तो उसके निश्चित नियम और उपनियम भी होते हैं और जिनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार आचरण को नियंत्रित भी रखा जाता है। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता, सदस्यता शुल्क, कार्य प्रणाली आदि आते हैं। नेक्स्ट है ऐच्छिक सदस्यता। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना ये व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि उसके जिस तरह के उद्देश्य होते हैं वह व्यक्ति उन्हीं के अनुरूप अपनी समिति की सदस्यता को ग्रहण करता है और जब वह चाहे तब उस सदस्यता को त्याग भी दे सकता है, छोड़ भी सकता है। उसे आजीवन एक समिति का सदस्य नहीं बने रहना होता है। नेक्स्ट है अस्थायी प्रकृति। साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब ये विचारपूर्वक बनाई जाती है तो कई बार उद्देश्य के पूरा होने के बाद समिति समाप्त भी कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में शिक्षण संस्थाओं में छात्र कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी संघर्ष समिति का गठन करते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं। उन मांगों के पूरे होने के बाद वह विद्यार्थी संगठन अपनी समिति भंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक संबंध। समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। हमने पहले भी देखा कि संबंध दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। लेकिन जहां हम उद्देश्य के लिए लोगों से मिल रहे हैं वहां संबंधों में पर्याप्त औपचारिकताएं पाई जाती हैं। समितियों की सदस्यता केवल अपने उद्देश्य के लिए प्राप्त की जा रही है, इसीलिए इनके सदस्यों के बीच अनौपचारिकता का अभाव पाया जाता है। अनौपचारिकता मतलब घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। लोगों में संबंध ऊपरी तौर पर या स्वार्थ के रूप में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है साध्य नहीं होकर साधन। कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, यह अपने आप में साध्य नहीं है। कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन संबंधी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है तो क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, न कि अपने आप में साध्य। इस तरह से समिति के जो हम विशेषताएं देखी उससे स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति विचारपूर्वक मिलकर जब किसी एक संगठन का निर्माण करते हैं तो वह समिति के रूप में जाने जाते हैं। समितियां आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक किसी भी रूप में हो सकती हैं, जैसे व्यापारिक समितियां, मजदूर संगठन, व्यावसायिक समितियां, सहकारी समितियां, राजनीतिक दलों, पंचायतों, विभिन्न समाज कल्याण समिति आदि के रूप में यह हमें दिखाई दे सकती हैं। ऐसे संगठनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ भ्रम उत्पन्न करता है कि वह समिति है अथवा नहीं है, लेकिन हम अगर देखें तो वहाँ जहाँ कुछ स्पष्ट कार्यकारिणी, स्पष्ट नियम पाए जा रहे हैं उसे हम समिति के रूप में जानते हैं। धन्यवाद।